हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर एनर्जी को समझ रहे थे कि न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। तो इसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जब हम समझ रहे थे तो हमने सबसे पहला एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया या अभिक्रिया हमने समझी थी जिसका नाम था न्यूक्लियर फिजन। बेसिकली जो आपका न्यूक्लियर फिजन होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके हैवी एटम्स होते हैं, जो भारी एटम्स होते हैं, जैसे कि आपके यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये जो एटम्स होते हैं ये बहुत हैवी होते हैं। तो इनमें क्या किया जाता है, जो लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स है उनकी बौछार की जाती है, उसको बॉम्बार्ड किया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका ये हैवी एटम है जैसे कि यूरेनियम, ये स्प्लिट हो जाता है आपके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टूट जाता है, इसका विखंडन हो जाता है, किसमें, आपका बेरियम और क्रिप्टॉन में ये टूट जाता है। साथ में आपके 3 न्यूट्रॉन्स भी हमें मिलते हैं इस रिएक्शन में। तो जब ये प्रोसेस होती है, यानी जब न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है, जब कोई हैवी एटम टूटता है, जब उसमें हम जो आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी बौछार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? बेसिकली अगर आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आए हैं, यानी हमारा जो बेरियम और क्रिप्टॉन है, इसका जो मास है वो थोड़ा कम है आपके जो आपका यूरेनियम है इससे। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोसेस हुई है इसमें मास जो है वो कम हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। तो बेसिकली जो ये ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसका यूज़ जो है, इसका जो है यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया जाता है। इसी तरीके से फिर क्या होता है, आप जानते हैं कि जो ये है आपका यूरेनियम हो गया, ये टूट गया बेरियम और क्रिप्टॉन में। फिर क्या होता है, इसके बाद न्यूट्रॉन्स जो बचे, उसके माध्यम से फिर ये प्रोसेस होती है, और बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में, यानी बहुत छोटे से समय अवधि में ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन की, या जिसे आपके नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और एक चेन की फॉर्म में ये होता है। बेसिकली न्यूक्लियर फिजन जो है कॉन्टिन्यूसली एक चेन की फॉर्म में आपको होते हुए दिखाई देता है, यानी आपको दोबारा से जो है लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को, यानी आपको क्या होता है कि आपको दोबारा से जो है लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्ड या बौछार नहीं करनी पड़ती। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है चेन फॉर्म में और अपने आप होती रहती है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है ये एक चेन प्रोसेस होगी। अब क्या होता है, इस चेन प्रोसेस में ये छोटे से टाइम में या छोटे से समय अंतराल में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है निकाल देती है या एमिट करती है। तो इसी प्रोसेस के कारण आपके एटम बॉम्ब्स बनते हैं। तो बेसिकली इतनी सारी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है न्यूक्लियर फिजन में, आपके जो ये एटम है, एटम बॉम्ब है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको रोकना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जैसे कि जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है आपके एटम बम्स गिरे थे, और उसका इफेक्ट वहाँ के लोगों के हेल्थ पे, वहाँ के बहुत सारे लोग मरे थे, उनकी हेल्थ में अभी तक पड़ता है। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। इसको रोकने के लिए जो है बोरॉन की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो बोरॉन होता है वो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिस कारण जो ये आपकी न्यूक्लियर फिजन की या नाभिकीय विखंडन की जो एक चेन प्रोसेस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलता रहता है, एक चेन की तरह ये चलता रहता है, तो इसको वो क्या करता है, रोकने का काम करता है। In a process called nuclear fission, the nucleus of a heavy atom such as uranium, plutonium, thorium, when bombarded with low energy neutrons, can split apart into lighter nuclei.
यानी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी परमाणु, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, कि यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है. This is done. A tremendous amount of energy is released if the mass of original nucleus is just little more than sum of the mass of the individual product. यानी ये जो प्रोसेस होती है, जब ऐसा होता है तो एक विशाल मात्रा में, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है, वो उत्पन्न होती है. कब होती है? जब जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है, यानी जो मूल नाभिक है, उसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है, वो ज़्यादा होता है जो रिजल्टेंट है या प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हमें प्राप्त हुए हैं उनके द्रव्यमान के योग से. तो एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है. The fission of an atom of uranium, for example, produce 10 million times the energy produced by combustion of an atom of carbon from coal. यानी कि अगर हम बात करें यूरेनियम के एटम की, किसकी बात करें? यूरेनियम के एटम की बात करें. यूरेनियम का जब विखंडन होता है, जब उसका फिजन होता है, तो जितनी हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो 10 मिलियन टाइम्स, यानी 10 करोड़ गुना अधिक जो है ऊर्जा हमें प्राप्त होती है. अगर हम इसका कंपैरिजन करें किससे? कोयले से. यानी जो आपका कोयला है, जब आप कोयले का दहन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी मिलती है उससे 10 करोड़ गुना, 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी आपको यूरेनियम के विखंडन से मिलती है. In a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be part of self-sustaining fission. Can be a part of self-sustaining fission. Self-sustaining fission chain reaction that releases energy at a controlled rate. The released energy can be used to produce steam further and generate electricity. यानी बेसिकली क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, यानी नाभिकीय संयंत्र होते हैं, इनमें जब जो है आप न्यूक्लियर जो है इसमें फ्यूल के तौर पे हम यूज कर, तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका जब हम विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, नाभिकीय संयंत्रों में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, नाभिकीय ईंधन को हम यूज करते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये सेल्फ सस्टेनिंग जो है इनका फिजन होता है. सेल्फ सस्टेनिंग यानी अपने आप ही इनका क्या होता है, विखंडन होता रहता है और एक चेन की फॉर्म में आपकी रिएक्शन होती है. यानी नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होती है. तो एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी मतलब ये क्या होता है, जैसे कि आपने क्या किया, पहले यूरेनियम लिया, उस पर आपने लो एनर्जी के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बम्बार्ड किया, उसकी बौछार करी, ठीक है, बमबारी करी, वो क्या हुआ, टूट गया, ठीक है. तो अब वो टूटा, उसके बाद क्या होता है, जब वो अपने इंडिविजुअल जो है छोटे एटम्स में टूटा, जो कि उससे क्या है, हल्के हैं थोड़ा, उनके साथ साथ जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ यूरेनियम का हुआ विखंडन, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बने, इसके साथ साथ आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स है. अब ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन करेंगे इनके साथ, फिर क्या होगा, फिर रिएक्शन होगा, फिर ये स्प्लिट होगा, फिर न्यूट्रॉन्स बनेंगे, फिर क्या होगा, फिर से रिएक्शन होगा,
फिर फिजन होगा, आपका विखंडन होगा, फिर ऐसे ही ये प्रोसेस क्या है चलती रहेगी, ये जो अभिक्रिया है ये चलती रहेगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन या स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि ये अपने आप ही होती रहती है। एक बार आपने जो है डाला, इसमें फ्यूल डाला, उसके बाद ये अपने आप ही ये प्रोसेस होती ही रहती है, जिसमें नियंत्रित दर का ऊर्जा मुक्त होती है। और इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल अमाउंट में, एक नियंत्रित मतलब जितना हमें चाहिए उतनी जो है ऊर्जा आपकी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, निकलती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, जो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है इसका जो उपयोग है वो भाप बनाने में किया जाता है, स्टीम बनाई जाती है। स्टीम से क्या होता है, फिर जो आपकी टरबाइन्स होती हैं उनको मूव कराया जाता है। टरबाइन जब मूव होती है तो जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हीट एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब जब ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर इसे जनरेटर से जोड़ के आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इससे जितनी भी आपकी एनर्जी निकल रही है, जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे निकल रही है, उसका उपयोग करके पहले पानी को गर्म करके स्टीम बनाया जाता है, ठीक है, स्टीम बनाया जाता है, भाप बनाई जाती है, टरबाइन्स को मूव कराया जाता है। उसके बाद टरबाइन्स को घुमाने के बाद जब वो घूमने लग जाते हैं तो वो उसे जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है, जनित्र से जोड़ा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। या फिर आपका जो है बिजली है या विद्युत ऊर्जा है उसका उत्पादन किया जाता है। अगर हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात करें, किसकी बात करें, न्यूक्लियर पावर जनरेशन की, तो इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या है, आपके जो हम इसमें यूज करते हैं मटेरियल, उससे किसी भी तरीके का आपका ग्रीन हाउस गैस जो होती है, आपने पढ़ा है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये ऐसी गैसों का उत्पादन नहीं करती। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ईंधन डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे अभी हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि इसमें आप क्या करते हो, जैसे यूरेनियम है उसका उपयोग करते हो, उसको यूज़ करते हो, तो वो जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस एक चेन की फॉर्म में चलती रहती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। ये इसका फ़ायदा है कि आपको इसमें बहुत कम अमाउंट का ईंधन यानी बहुत कम मात्रा ईंधन की आवश्यकता होती है, यानी आपको कम ईंधन की आवश्यकता होती है न्यूक्लियर जो है एनर्जी में। तो ये इसके कुछ क्या है फायदे हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो ये इसके बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि जब आपका जो यूरेनियम है, ठीक है, ये जब इसका डिके होता है, ठीक है, जब फिजन होता है, जब विखंडन होता है, तो क्या होता है, जो हमारे पास बचता है, जो भी लास्ट में मटेरियल बचा वो रेडियो एक्टिव होता है और वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है लोगों के लिए, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर वेस्ट होता है। तो ये हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। तो ये इसका क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। The major hazard of nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuels, the uranium still decaying into harmful subatomic particle radiations. नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का मुख्य संकट पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण तथा निपटारा करना है, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक किरणों को छेद करता है। क्योंकि जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक चेन रिएक्शन होती है, तो लास्ट में भी जब यूरेनियम डिके होता रहता है, अगर मतलब उसके अगर जो आगे प्रोसेस जो है वो खत्म भी होने वाली है, लेकिन आपको रेडियो एक्टिव फॉर्म में आपको जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो बहुत सारी जो है तरंगे हानिकारक कण जो है वो उत्पन्न करते हैं। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन,
यदि नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं किया गया तो इससे पर्यावरण संदूषित हो सकता है। यानी अगर हमने जो इसका जो है स्टोरेज ढंग से नहीं किया, इसको ढंग से नहीं रखा, इसको ढंग से इसका डिस्पोज नहीं किया, यानी लास्ट में जो भी रेजिड्यू बचता है, जो भी बचता है, उसको अगर हमने ढंग से उसको डिस्पोज नहीं किया, निपटारा नहीं किया उसका उचित, तो इससे क्या हो सकता है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो पर्यावरण है, वो संदूषित हो सकता है, यानी वो कंटामिनेट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो इसमें अगर बाय चांस कभी लीकेज हो सकती है, जैसे कि एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए, तो इससे भी क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो संदूषित हो जाता है। फर्दर देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज। इसके अतिरिक्त नाभिकीय फर्दर देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। यानी क्या होता है, कई बार इसका एक्सीडेंटल लीकेज होने के भी चांसेस होते हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन एंड limited availability of uranium make large scale use of nuclear energy prohibit। यानी जो आपकी जो ये नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, इससे रिस्क होता है कि इससे एनवायरनमेंट संदूषित हो सकता है, आपका पर्यावरण संदूषित हो सकता है। और क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आपका यूरेनियम होता है, जैसे आपके इसमें हैवी मेटल्स का यूज़ किया जाता है, एक आप इजीली ये हमारे पास मौजूद नहीं होते, तो इस कारण क्या होता है, इनको बनाना या इसको जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है, इसका प्रोडक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, इससे एटम बम, क्योंकि इसकी जो फ्यूजन प्रोसेस है, इसी की वजह से एटम बम इसी उस पे बनता है और इसी से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो बेसिकली जो आपकी नाभिकीय ऊर्जा है, इसका पहला जो उपयोग था वो विनाश के लिए किया गया, यानी बॉम्ब्स बनाने के लिए किया गया है। और इसमें क्योंकि फ्यूजन की एक ये चेन रिएक्शन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि क्या होता है, आपके ये जो न्यूक्लियर फिजन है, नाभिकीय विखंडन है, ये जो है ये एक चेन प्रोसेस होती है। तो इस कारण क्या होता है, इससे क्या किया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए इसी से, और इसी की हेल्प से ही, जब पहले स्टार्टिंग में ये देखा गया किस तरीके से जो है आपके जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे बॉम्ब बनाए गए, इसी को देख के ही आगे जो है न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए और इसी को समझ के ही आगे इसका यूज एज एन एनर्जी, यानी जो ऊर्जा है, ऊर्जा के उत्पादन में इसका किया। न्यूक्लियर एनर्जी वॉज फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव purposes before nuclear power station were designed। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के निर्माण से पूर्व नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का उपयोग पहले विनाश के लिए किया गया। ठीक है, किसी नाभिकीय हथियार में होने वाली श्रृंखला विखंडन अभिक्रिया का मूल सिद्धांत नियंत्रित नाभिकीय रिएक्टर के सिद्धांत के समान होता है। यानी जो फंडामेंटल जो आपकी प्रोसेस होती है, जो नाभिकीय विखंडन की एक चेन प्रोसेस होती है, ठीक है, उसी का उपयोग जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। जो बॉम्ब में इसका जो प्रोसेस थी, जैसे मैंने आपको बताया चेन प्रोसेस थी, उसी का उपयोग क्या में किया गया, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में किया गया। परंतु दोनों प्रकार की युक्तियों का निर्माण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। मतलब इसमें एक चेन का जो है वो यूज करके ही आपका न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया, ठीक है, ताकि हम न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कर सकें। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेपन्स, जैसे हथियार है, बॉम्ब है, इनकी और न्यूक्लियर रिएक्टर की, दोनों का जो डिवाइस है, ये काफी अलग तरीके से इनका निर्माण किया जाता है।
प्रोसेस जो है सेम प्रोसेस पे ही दोनों काम करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया चेन रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है इनकी, ठीक है। जो सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन है ये अपने आप ही क्या होता है, एक चेन की फॉर्म में फिजन होता रहता है, विखंडन होता रहता है। इसी प्रोसेस में आपके जो एटम बम होते हैं वो भी इसी में काम करते हैं, और जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहाँ आप न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करते हो बिजली के उत्पादन के लिए, वहाँ भी इसी जो ये चेन रिएक्शन है इसी का उपयोग किया जाता है। तो हमने पहली जो प्रोसेस पढ़ी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की, वो हमारी थी न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी आपके जो एटम है उस पे हमने क्या किया, उसमें हमने लो एनर्जी न्यूट्रॉन डाले और जिससे वो क्या हो गया, टूट गया। लाइटर जो न्यूक्लियाई है, लाइटर एटम है, जो हल्के एटम है, भारी एटम हल्के एटम्स में टूट गया और बहुत सारी एनर्जी इसने निकाली। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है एक साथ जुड़ना, फ्यूज होना, यानी इसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हल्के एटम्स होते हैं, ठीक है, हल्के एटम होते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं, हल्के नाभिकीय होते हैं, उनको जोड़ के एक भारी नाभिकीय बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है हाइड्रोजन के दो एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एक हल्का जो है एटम है, इसके दो एटमों को आपस में जोड़ के क्या किया जाता है, आपका हैवी एटम जैसे कि हीलियम को बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो है जो आपके इसके आइसोटोप है ट्रिटियम और ड्यूट्रियम, इनको क्या किया गया, हाई प्रेशर और टेम्परेचर में इनको एक साथ मिलाया गया। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया गया, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्या करना है, न्यूक्लियस का क्या करना है, योग करना है, जोड़ना है। तो बेसिकली ये क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है दोनों एटम्स में। अब जब ये इन दोनों एटम्स में सेम चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने पढ़ा है कि अगर हम दो सिमिलर चार्जेस को, जैसे कि अगर हम पॉजिटिव चार्जेस को साथ में लेके आते तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी इन दोनों को एक साथ जुड़ने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसको एक साथ जोड़ने के लिए, इनको एक साथ फ्यूज करने के लिए, इनका संलयन करने के लिए, फ्यूजन करने के लिए क्या किया जाता है, इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान और प्रेशर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि इसी कंडीशन में ही ये दोनों इजीली फ्यूज हो पाए। क्या हो पाएंगे, इजीली इनका क्या होगा, संलयन हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्ज के। तो इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ये फ्यूज हो पाते हैं, इनका संलयन हो पाता है। जब इनका प्रोसेस होता है फ्यूजन का, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फिर ये आपका हीलियम, ठीक है, ये जो आपके लाइटर न्यूक्लियाई है ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, ये आपका हीलियम है, हाइड्रोजन जो है वो आपका हीलियम में बदल जाता है और साथ में न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली जो अगर हम फ्यूजन की बात करें, संलयन की बात करें, तो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, यानी इस प्रोसेस में, इस अभिक्रिया में जो आपकी फिजन की प्रोसेस है, ठीक है, जो आपकी विखंडन की प्रोसेस है, फिजन की प्रोसेस है, उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, उससे भी ज़्यादा जो ऊर्जा की मात्रा है, जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और हमें क्या मिलता है, एक हैवी न्यूक्लियाई मिलता है, हीलियम। तो बेसिकली जो आपकी ये प्रोसेस है, ये आपको, ये जो है आपके जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो आपके सन है, सूर्य है, सूर्य में भी इसी प्रोसेस से जो होता है कि एनर्जी का जो है उत्पादन होता है, या एनर्जी जो है सन जो है प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स जॉइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियस।
नाभिकीय संलयन का अर्थ है दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना। मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू क्रिएट हीलियम। यानी नॉर्मली क्या क्या ज्यादातर किस चीज का यूज किया जाता है? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। यानी आपके हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समस्थानिकों का यूज किया जाता है जिससे हीलियम को बनाया जाता है। तो इसकी रिएक्शन है 2H + 2H, जो आपका प्रोडक्ट आएगा 3He + N आपका न्यूट्रॉन्स को दिखा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया ड्यूट्रियम और ट्राइटियम क्या है? आइसोटोप है हाइड्रोजन के। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में फ्यूजन हुआ, ठीक है, संलयन हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो आपकी ऊर्जा है उसका उत्सर्जन हुआ, उसका प्रोडक्शन हुआ और ये हीलियम में परिवर्तित हो गया और साथ में हमें न्यूट्रॉन भी मिला। It releases a tremendous amount of energy. Such nuclear fusion reaction are the source of energy in sun and other stars. It takes considerable energy to force the nuclei to fuse. यानी जो आपका ये प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी यानी ऊर्जा जो होती है वो निकलती है, वो रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस का जो यूज होता है बेसिकली इसी प्रोसेस से जो हमें एनर्जी मिलती है वो आपके सन यानी सूर्य और तारों से मिलती है। उनमें इसी प्रोसेस से क्या होता है, जो आपकी एनर्जी है उसका उत्पादन होता है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जब हम फ्यूजन करते हैं तो न्यूक्लियाई का फ्यूज करना, जो आपके नाभिकीय उनका संलयन करने में बहुत ज़्यादा आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यानी पहले आपको क्या करना होगा, जो पिछला रिएक्शन था उसमें हमने क्या देखा कि जो यूरेनियम है, हैवी मेटल है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, उनमें हमने हल्के जो आपके जो बॉम्बार्ड किया, हमने न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्ड किया, ठीक है, लाइट एनर्जी न्यूट्रॉन्स का हमने बॉम्बार्डमेंट किया, उसकी बमबारी की और तब वो स्प्लिट हो गए। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें क्योंकि आपको दो जो आपके एटम्स हैं उन्हें फ्यूज करना है, उनका संलयन करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी ऊर्जा पहले देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, तब जाके ये प्रोसेस आपकी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो इसी प्रोसेस पे ही काम करता है। जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं वो इसी प्रोसेस में काम करते हैं। और जैसे कि हमने अभी देखा कि जो ये आपकी प्रोसेस होती है फ्यूजन की, ठीक है, संलयन की जो प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा पहले आपको देनी पड़ती है। तो बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देते हैं फ्यूजन के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो इसी रिएक्शन के ऊपर जो है आपके जो हाइड्रोजन बम है वो काम करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपके जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो आपका यूरेनियम है और प्लूटोनियम है, ठीक है, इसका फिजन होता है। आपके जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इसके कोर में क्या होता है, आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम का फिजन, उसका विखंडन किया जाता है। और फिर जो इसमें जो न्यूक्लियॉन्स इसमें डेवलप होते हैं या उत्पाद जो इसमें आपको मिलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसको फिर आपका जो है क्या किया जाता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में उनको एम्बेड किया जाता है। और जो आपके ड्यूट्रियम है और लिथियम है इनके माध्यम से जो है आपका जो है हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है। द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। यानी जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है वो आपका थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर काम करता है या इसके ऊपर बेस होता है। A nuclear bomb based on the fission of uranium or plutonium is placed at the core of hydrogen bomb. तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है ये आपका जो है बेसिकली यूरेनियम और प्लूटोनियम के फिजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, हाइड्रोजन बम के कोर पे रख दिया जाता है।
This nuclear bomb is embedded in a substance which contain ड्यूट्रियम एंड लिथियम। और इस न्यूक्लियर बॉम्ब को ऐसे सब्सटेंस पे लगाया जाता है, रखा जाता है जिसमें ड्यूट्रियम और लिथियम होते हैं। When the nuclear bomb based on fission is detonated, the temperature of the substance is raised to 107 Kelvin in a few microsecond। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जो कि फिजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इस जो यूरेनियम प्लूटोनियम का बना है वो इसके अंदर रखा जाता है। तो उससे क्या होता है, इसका जो है जैसे वो फटता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 107 केल्विन तक बढ़ जाता है कुछ माइक्रो सेकेंड में। द हाई टेम्परेचर जनरेट सफिशिएंट एनर्जी फॉर द लाइट न्यूक्लियर टू फ्यूज एंड डिवास्टेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि अब जैसे हमने देखा कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो फट गया, ठीक है, उससे क्या हो, बहुत ज्यादा एनर्जी निकली और यही एनर्जी चाहिए थी जो आपके हल्के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम जो है या हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, इनको फ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो हमें किससे मिली, न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी जो हमने यूरेनियम और जो आपने रखा था न्यूक्लियर बॉम्ब, उससे क्या हुआ, वो फूटा, बहुत ज्यादा एनर्जी निकली। उस एनर्जी का यूज जो है जो आपके लाइट न्यूक्लियस है इन्होंने किया और क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है एनर्जी निकली, क्योंकि क्या हुआ, फिर आपकी फ्यूजन की प्रोसेस हुई, आपकी संलयन की जो प्रोसेस है वो हुई। इस तरीके से जो है आपका हाइड्रोजन एटम जो है वो काम करता है, जिसमें आपका फ्यूजन और जो आपका फिजन है, दोनों प्रोसेस आपने एक साथ ऑब्जर्व करी कि किस तरीके से दोनों को एक साथ कंबाइन करके जो है इस बॉम्ब को तैयार किया जाए। तो अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक है वो आपका है हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। तो बेसिकली हमने अभी तक जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखे, यानी ऊर्जा के स्रोत देखे, हमने देखा कि मोस्टली जो हमारे हैं वो आपके जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं ज़्यादातर कोल पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंडेंट है। और आपके जो कोल और पेट्रोल होते हैं ये आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, यानी इनका क्या है, नवीनीकरण नहीं होता है। ये कुछ समय तक के लिए ही हमारी पृथ्वी पे मौजूद हैं। इनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, आपके जो है पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इससे क्या होता है, आपका प्रदूषण होता है। इसको रिप्लेस करने के लिए हमने और जो है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी देखे, जैसे हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स का देखा, जो आपके क्या होते हैं, जल विद्युत संयंत्र होते हैं। हम अब जो है जल से किस तरीके से जो है विद्युत का उत्पादन करते हैं। फिर हमने सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा। तो हमने क्या देखा कि हम पहले नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज पे गए, जो आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है इनसे थोड़ा बेटर थी, यानी उन्होंने पोल्यूशन थोड़ा कम। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक टाइम बाद आपका पॉल्यूशन तो कर रहा है, लेकिन एक टाइम बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, नवीनीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के, उनका हम यूज़ करेंगे, ताकि हमारे पास जो है एनर्जी के और ऑल्टरनेटिव रह जाएं, अगर हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या कन्वेंशनल सोर्सेज है अगर वो खत्म हो जाए। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो हम एनर्जी जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, वो ऐसे स्रोत हों जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो यही इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो आपका पेट्रोल है, पहले डीजल है, डीजल की जगह पेट्रोल का यूज़ हुआ, पेट्रोल से हम सीएनजी की तरफ आए। तो बेसिकली क्यों आए, क्योंकि जो है जो आपका पेट्रोल है वो डीजल से थोड़ा कम पोल्यूशन करता है। फिर आपका जैसे सीएनजी है, सीएनजी जो है वो आपका पेट्रोल से कम पोल्यूशन करता है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आगे के नए नए सोर्सेज को हम ढूंढ रहे हैं, जिससे हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है बचा रहे, जो हमारे सोर्सेस हैं वो बचे रहे, हम प्रॉपरली चीज़ों का यूज़ कर पाएँ और हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो
पर्यावरण है उसे नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो है सोर्सेज, जो एनर्जी के स्रोत हैं, उनका यूज किया जा रहा है। तो बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमारा जो है ये जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।